हाँ भाई, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? तो आ जाइए बच्चों, फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज के सेशन में बच्चों अपन 11th क्लास के जो भी अपने टॉपिक्स हैं सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने फंडे एकदम क्लियर हो जाने। क्लास 11th के जो भी मैकेनिक्स वाला पोर्शन है बच्चों, जो भी हीट थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास भी आज आपकी थोड़ी लंबी चलने वाली है और पूरा रिवीजन बच्चों क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग आ जाओ यार एक बार, फिर अपन फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार कौन कौन लोग आ गया है मैं देख लेता हूं। संजना गुड इवनिंग, उमर गुड इवनिंग, मिताली, संजना यादव, सुषमा, फ्यूचर डॉक्टर, प्रणाली, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आ जाओ यार फटाफट सभी लोग, ताकि चर्चापन फटाफट चालू करें आज की। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जो भी बेटा अपना रिवीजन है आज की क्लास में वो पूरा क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे और लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आज के सेशन में लिए हैं। तो पूरा एक कंप्लीट रिवीजन अपना हो जाना है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं यार। पहला सवाल आपके सामने लेके आते हैं। हाँ भाई, ये देखो पहला सवाल बच्चों यूनिट डायमेंशन का आपके सामने आ चुका है। क्या आंसर होगा बच्चों? आपको भी साथ साथ जवाब देना है मुझे। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा, फोर्स एंड डेंसिटी आर रिलेटेड एज, फोर्स एंड डेंसिटी आर रिलेटेड एज F बराबर अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट डी, देन डायमेंशंस ऑफ अल्फा आर। अल्फा के क्या डायमेंशंस होंगे? अल्फा के क्या डायमेंशंस होंगे बच्चों? ये सवाल आपसे पूछा गया है। कैसे करोगे यार, बताओ इसका आंसर मुझे फटाफट। बिल्कुल निखिल, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, देख पा रहा हूं मैं आपको। हाँ बताइए बच्चों, फर्स्ट सवाल क्या आंसर होगा इसका? देखिए आपसे किसके डायमेंशंस पूछे बेटा? अल्फा के डायमेंशंस पूछे हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताओ बीटा के डायमेंशंस क्या होंगे? देखो डायमेंशंस की बेटा एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि केवल सेम डायमेंशंस को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। केवल सेम डायमेंशंस को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये जो बीटा के डायमेंशंस होंगे, देखिए डी डेंसिटी है बच्चों, तो ये जो बीटा के डायमेंशंस होंगे ना वो रूट डी के बराबर होंगे। और ये डी के डायमेंशंस क्या होंगे? डेंसिटी है। डेंसिटी होती है बेटा मास बाय वॉल्यूम। तो मास के डायमेंशंस होते हैं बेटा m1 और वॉल्यूम के डायमेंशंस होते हैं L3। तो डेंसिटी के डायमेंशंस होंगे बेटा m1 L-3। डेंसिटी के डायमेंशंस m1 L-3। हाँ आयुष सनी बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार। ऐसे क्यों परेशान हो रहा है तू यार? हाँ तो देखिए बच्चों d के डायमेंशंस होंगे m1 L-3 और ये जो बीटा है ना बेटा, बीटा इसके डायमेंशंस भी रूट डी के बराबर होंगे। तो आप डायमेंशनली कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को? देखिए फोर्स के डायमेंशंस बेटा m1 L1 T-2, अल्फा के आपको निकालना है और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के डायमेंशन सेम होंगे और किसके बराबर होंगे बेटा? रूट डी के। रूट डी मतलब m की पावर 1/2 और l की पावर -3/2। तो बेटा अल्फा के डायमेंशंस क्या होंगे? इधर ले आओ। अल्फा के डायमेंशंस m की पावर कितनी होगी बेटा? 3/2 होगी। देखो इधर लेके आओगे m की पावर 3/2। l की पावर बोलो कितनी हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी यार। बोलो सही है क्या? 1/1 और -3/2 और t के डायमेंशंस होंगे बेटा -2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यार? मेरा तो फर्स्ट आ रहा है। आप लोगों का क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। पहला ऑप्शन सही है यार, पहला ऑप्शन सही है। क्या बात है यार, पहले सवाल में सब फिस हो गए क्या? फर्स्ट ऑप्शन सही है, पहले का पहला ऑप्शन ही सही है। गुड इवनिंग। चलिए आइए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखो यार, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या बात है यार, चैट में आज डिले है क्या?
मैंने आंसर करवा दिया, फिर भी आप लोगों का कुछ देर से आ रहा है, क्या बात है? फर्स्ट का ऑप्शन ए आ जाएगा यार। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों, अगला देखिए चलिए अगला आपसे क्या कह रहा है यार? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। फोर्स का वेरिएशन दे रखा है बच्चों पोजीशन के साथ में, आपको आपसे बोल रहा है बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट, किस जगह पर बेटा बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। किस जगह पर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी? ध्यान से समझना बच्चों कैसे करेंगे इस सवाल को। पहली बात तो x1 पर भी अगर आप देखोगे तो फोर्स की वैल्यू 0 है यार, और यहां पर भी बेटा फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो x1 और x2 दोनों पोजीशंस है इक्विलिब्रियम की। दीज आर द पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपको ये देखना है यार, इक्विलिब्रियम तो है, ये तो हमें समझ आ रहा है कि x1 पर भी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स 0 है, x2 पे भी लगने वाला फोर्स 0 है, लेकिन किस तरह का इक्विलिब्रियम है बेटा उसके बारे में बात करनी है हमें। तो वो चीज आप देखना कैसे अपन देखते हैं, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे। सोचो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है यार? स्टेबल में क्या होता है? स्टेबल में ये होता है कि अगर ये पार्टिकल को अगर अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस करें बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल कब होता है कि अगर पार्टिकल को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा राइट डिस्प्लेस करें ऐसे इधर, तो इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो इधर लगता है। मतलब डिस्प्लेस आपने इधर किया है, रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। ये अगर बेटा मैं इधर डिस्प्लेस करूं पार्टिकल को इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। इस तरह का इक्विलिब्रियम स्टेबल कहलाता है। इस तरह का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? स्टेबल। और अनस्टेबल में क्या होता है? अनस्टेबल में आपको पता है कि अगर राइट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल राइट की तरफ ही भागेगा। अनस्टेबल में क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, बढ़िया सवाल है, शानदार पूछा हुआ सवाल है ये। अनस्टेबल में क्या होता है कि अगर आपने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी पार्टिकल पे इधर ही लगता है, वो दूर भागने की कोशिश करता है। इधर डिस्प्लेस करोगे तो रिस्टोर मतलब जो फोर्स लगेगा वो भी ऐसे ही लगेगा, दूर लेके जाएगा उसको, है ना। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल जैसे आपको पता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब यहां कैसे देखें, ध्यान से समझना आप अच्छे से। सोचो भैया, ये देखो, ये x2 वाली पोजीशन देखो, पहले आप अच्छे से देखना, x2 वाली पोजीशन देखो। सोचो बेटा, पार्टिकल को आप इधर डिस्प्लेस करोगे, इधर डिस्प्लेस किया आपने पार्टिकल को, ध्यान से समझो। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, x बराबर x2, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। सोचो बेटा, आपने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया, ऐसे इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, तो जब इधर डिस्प्लेस किया तो देखो ये कर्व किधर जा रहा है बेटा? नीचे जा रहा है। तो फोर्स कैसा है बेटा? नेगेटिव है। जब आप राइट की तरफ बेटा ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हो, सोचो इधर डिस्प्लेस कर रहे हो आप, तो जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे वो कैसा फोर्स लग रहा है बेटा? नेगेटिव फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? नेगेटिव। राइट की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं, फोर्स कैसा लग रहा है? नेगेटिव लग रहा है, मतलब इधर की तरफ लग रहा है। और इधर डिस्प्लेस करके देखो, इधर डिस्प्लेस किया, देखो इधर डिस्प्लेस किया, तो ग्राफ देखो बेटा ऊपर है, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इधर है। ध्यान से समझो, इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स इधर लग रहा है, इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स इधर लग रहा है ना भैया? तो फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो कौन सी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी? x बराबर x2 इज अ पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। x बराबर x2 इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर देखो यार, ये x1 पे क्या है? देखो x1 पे देखो, ध्यान से समझना, राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया बेटा, राइट की तरफ देखो, फोर्स भी कैसा है? पॉजिटिव। राइट में डिस्प्लेस किया, फोर्स भी पॉजिटिव ही है, मतलब फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेस भी इधर किया, फोर्स भी इधर लग रहा है। तो फिर भाई काहे का स्टेबल इक्विलिब्रियम? फिर तो अनस्टेबल हो गया।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। ऐसे देखेंगे इसको। भाई साहब अक्कल वाला सवाल था, जेई मेन में पूछा हुआ सवाल है ये, जेई मेन में पूछा हुआ सवाल है। x बराबर x2 इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई साहब एक बार सब लोग मुझे ईमानदारी से बताओ, किस किस को अच्छे से समझ आया ये सवाल? किस किस को अच्छे से समझ आया ये सवाल? मेरे को लग रहा है बहुतों के तो ऊपर से निकल गया ये सवाल। ईमानदारी से जवाब देना है, नीट की कसम खा के, कि हाँ सर समझ आया है हमें सवाल। x बराबर x2 स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। थम्स अप कर दो जिसको समझ आया है। ठीक है, आना चाहिए। वैसे इतनी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सवाल, थोड़ा सा बढ़िया सवाल था। ठीक है, आना चाहिए आपको समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बी तो बोला था, लेकिन कुछ लोग तो, तुम लोग तुक्के भी तो लगाते हो। कुछ लोग तो सवाल बिना देखे ही बोल देते हैं बी सही है सर इसका, है ना। चलो आओ अगले सवाल पे आओ यार। ये देखो एक और बढ़िया सवाल रोलिंग मोशन का। एक और बढ़िया सवाल देखो क्या बोल रहा है यार ये। स्पेयर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द इंक्लाइन हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1/7 tan थीटा। स्लोप से नहीं देख सकते क्या? बेटा स्लोप से कैसे देखेगा यार? कर सकते हैं वैसे, अगर उससे आ रहा है लॉजिकली सही बैठ रहा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा साउथ गेमर थोड़ा सा आप पीछे जाके बेटा एक बार रिपीट कर लो, है ना। थोड़ा स्पीड में फटाफट देख ले यार, एक बार आ जाएगा बेटा समझ में। हाँ ये सवाल देखो यार सभी लोग। बोल रहा है स्पेयर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द इंक्लाइन हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1/7 tan थीटा। बोल रहा है यार ये इंक्लाइन है ऐसे, और यहां पे टॉप से, यहां पर टॉप से रेस्ट से किसी स्पेयर को रिलीज किया गया है। किसको रिलीज किया गया है? किसी स्पेयर को रिलीज किया गया है। हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1/7 tan थीटा। म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है यार 1/7 tan थीटा। आपसे बोल रहा है क्या करेगा ये, प्योर रोलिंग करेगा क्या करेगा, वो अपने को देखना है। देखो बेटा अपन ने क्या देखा था, ध्यान से समझना। अगर ये नीचे जाता है ए से बेटा, तो जो ए की वैल्यू होती है वो आपको ध्यान रखनी है बेटा, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k होती है। जहां पर k की वैल्यू 1 होती है रिंग के लिए, मतलब बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने ये मान रखा है kmr²। तो रिंग के लिए k1 होगा, डिस्क के लिए k 1/2 होगा, सॉलिड स्पेयर के लिए k की वैल्यू 2/5 होगी। ठीक है ना। और फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन होता है, ये याद रखना थोड़ा यार आपको, kma होता है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है km, a की वैल्यू g साइन थीटा अपॉन 1 + k। अच्छे से देखिए सभी लोग, अगर प्योर रोलिंग हो रही है उस केस में, फॉर प्योर रोलिंग, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो a की वैल्यू ये होती है और फ्रिक्शन की वैल्यू ये होती है। अब अगर प्योर रोलिंग हो रही होगी ना, ध्यान से समझना आप सवाल को, बढ़िया सवाल है। अगर बेटा प्योर रोलिंग हो रही होगी, अगर प्योर रोलिंग हो रही होगी, अगर प्योर रोलिंग हो रही होगी तो उस केस में बेटा जो फ्रिक्शन आएगा ना वो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन से कम आएगा। ध्यान से सुनना, अगर प्योर रोलिंग हो रही होगी तो जो फ्रिक्शन आएगा वो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन से कम आएगा। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, k की वैल्यू क्या लिख दूं? स्पेयर है, स्पेयर है, ये देखो
फ्रिक्शन क्या होना चाहिए बेटा, लेस इक्वल म्यू एम जी कॉस थीटा होना चाहिए। ध्यान से समझना, फ्रिक्शन लेस इक्वल म्यू एम जी कॉस थीटा होना चाहिए। ये तो सही बात है बिल्कुल, लिमिटिंग से तो कम ही होना चाहिए ना, जितना अपने को चाहिए वो लिमिटिंग से तो कम होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, फ्रिक्शन कितना चाहिए अपने को, देखो के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू रख दो। स्पेयर के लिए, सॉलिड स्पेयर के लिए के की वैल्यू 2/5, तो 2/5 एम जी साइन थीटा, और भाई साहब ये 1 + 2/5 देखो 7/5, लो भैया 2/7 एम जी साइन थीटा। अपने को कितना फ्रिक्शन चाहिए, 2/7 एम जी साइन थीटा चाहिए। तो ध्यान से सुनो, 2/7 एम जी साइन थीटा लेस इक्वल म्यू एम जी कॉस थीटा। भैया एम जी से एम जी चले गया, तो यहां से क्या आया, क्या आया यहां से, इसको ऐसे लिख लो, म्यू कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल 2/7 साइन थीटा। तो भाई साहब म्यू ग्रेटर इक्वल 2/7 टेन थीटा। अच्छे से देखो, ये बात सबको समझ आई है क्या, 2/7 साइन थीटा लेस इक्वल म्यू कॉस थीटा, या आप ये भी बोल सकते हो म्यू कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल 2/7 साइन थीटा। तो म्यू ग्रेटर इक्वल 2/7 टेन थीटा होना चाहिए। अगर सॉलिड स्पेयर को बेटा प्योर रोलिंग करनी है तो म्यू की वैल्यू 2/60 टेन थीटा से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कितनी है, 1/7 टेन थीटा ही है। इसका मतलब भाई साहब प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी, तो इट विल स्टार्ट रोलिंग विथ स्लिपिंग। थर्ड ऑप्शन समझ, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका आंसर। भाई साहब बहुत लोगों के ऊपर से निकल गया ये सवाल, बढ़िया शानदार बेहतरीन सवाल। इट विल स्टार्ट रोलिंग विथ स्लिपिंग, थर्ड ऑप्शन सही होगा यार, नहीं डी नहीं होगा बेटा, थर्ड होगा। ये तो गलत होगा ना यार, फोर्थ तो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पेयर अबाउट इट्स सेंटर विल रिमेन कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम तो चेंज होता रहेगा बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा हमेशा, फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा हमेशा, जिस कारण से एंगुलर मोमेंटम हमेशा चेंज होता रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होता रहेगा तो फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया। प्योर ट्रांसलेशन तो करेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन घुमाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब बेसिकली आपको फर्स्ट और फोर्थ चेक करने थे, प्योर रोलिंग तो वैसे ही नहीं करता, ये वैसे ही गलत हो गया। बस ये देखना था प्योर रोलिंग करेगा नहीं करेगा। सही है ना, हाँ बिल्कुल सी जिसने कहा था, हाँ बिल्कुल। अरे बाउंसर क्या यार, ये तो बीमर हो गया, बीमर। लेकिन बढ़िया सवाल था यार, रोलिंग मोशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक आध बढ़िया सवाल मिले आपको। मतलब फिजिक्स में 2-4 चैप्टर ही तो ऐसे जिनसे हार्ड सवाल आ सकता है। एक आपका रे ऑप्टिक्स है, एक अपना रोटेशनल मोशन है, एक सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़िया सवाल। चलिए आइए अगले सवाल पे आइए। ये देखो बहुत आसान सा सवाल, हर सवाल अलग है, हर सवाल 11वीं कक्षा का है। इसका आंसर बता दो यार क्या होगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है बेटा विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोस पैरेलल टू द रूफ ऑफ अ हाउस। लो भाई साहब ये घर हो गया, और विंड कितने से चल रही है यार, 40 मीटर पर सेकेंड से बह रही है, फ्लो हो रही है। एरिया ऑफ द रूफ, एरिया ऑफ द रूफ कितना है यार, 250 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ द रूफ कितना है, 250 मीटर स्क्वायर है। Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, यहां प्रेशर P0 है यार, यहां प्रेशर क्या है, P0 है। तो बोल रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी। पहली बात तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर जो है वो लेस देन P0 होगा, तो फोर्स तो ऊपर ही लगेगा बेटा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए।
मतलब ऑप्शन भी तो एलिमिनेट कर सकते हो ना यार। ये तो सीधी सी बात है कि फोर्स तो भैया ऊपर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो फोर्स तो ऊपर ही लगेगा। ले भैया, दो ऑप्शन तो वैसे हट गए। अब तो नहीं भी आता तो भी तुक्का लगा सकते हो थोड़ा यार। अरे दो ऑप्शन में तो लगा लो तुक्का यार, उसमें क्या है, 50% प्रोबेबिलिटी है आपकी आंसर सही होने की। अब देखो कर लेते हैं अपन, तो बढ़िया से करते हैं। देखो बर्नौलीज थ्योरम लगाओ। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर यहाँ लिखोगे बेटा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर P नॉट। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पर विंड चल नहीं रही है। तो बेसिकली क्या होगा यार, हाफ रो इंटू 40 का स्क्वायर बराबर P नॉट माइनस P। दिस इज डेल्टा P। ये प्रेशर डिफरेंस है बेटा, और जो यहां पर फोर्स लगेगा वो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही लगेगा। तो बेसिकली फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स होगा डेल्टा P इंटू ए। और डेल्टा P की वैल्यू कितनी है यार, हाफ रो इंटू 40 का स्क्वायर इंटू एरिया। अब सॉल्व कर लो, अब कौन सी खास बात है। हाफ रो की वैल्यू कितनी है भैया, 1.2 है, और 40 का स्क्वायर मतलब 1600, और एरिया कितना है यार, 250 है। लो भैया 250। सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आंसर होगा यार इसका, सॉल्व करके बता दो क्या आंसर होगा, कितना आएगा ये। हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आ जाएगा यार सॉल्व करने पे। 2.4 इंटू 10 की पावर 5, 2.4 इंटू 10 की पावर 5 फोर्थ का सेकेंड। बोलो यार, बढ़िया सवाल। अरे क्या बात है यार, आज सब लोग क्या मस्ती के मूड में ही है क्या, आंसर ही नहीं आ रहे यार आप लोगों के, क्या बात है भैया। हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन सही है यार, आंसर दो यार, फटाफट आने चाहिए इन सवालों के जवाब आपको। बिल्कुल बेसिक से सवाल है यार, और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है ये तो। और आप मान के चलो फिजिक्स में बेटा सवाल जो आते हैं ना एग्जाम के पेपर में, वो प्रैक्टिकल सिचुएशन वाले जो होते हैं ना उन पे ज़्यादा आते हैं। जैसे ये घरों का छप्पर उड़ जाता है तो इस पे सवाल आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन है। एग्जामिनर भी चाहता है कि आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जिसमें जो प्रैक्टिकली होता है फिजिक्स के अंदर। जैसे अब सवाल होते हैं बेटा पुली के होते हैं, जिसमें 4-5 पुली लगा देते हैं, ऐसे सवाल आते ही नहीं है कभी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशंस ही नहीं है ऐसी। चले कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल। आइए अगले पे आइए यार, अगला सवाल बताओ यार क्या आंसर होगा इसका, बोलो क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है बेटा मोनो एटॉमिक गैस is taken along path AB. Calculate change in energy of the system. Internal energy of the system में क्या चेंज आएगा। देखो ये V दे रखा है, ये P दे रखा है। तो मोनो एटॉमिक गैस इज टेकन अलोंग द पाथ AB। क्या होता है यार, चेंज इन एनर्जी होता है NFR/2 इंटू डेल्टा T। तो बेसिकली क्या होता है यार, F/2 और nRT2 को बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, P2V2 माइनस P1V1, ऐसे आप लिख सकते हो चेंज इन एनर्जी को। अब सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों आपको, सॉल्व करो यार सभी लोग, भाई साहब टाइम पास मत करो, सॉल्व करो। चेंज इन एनर्जी देखिए, F की वैल्यू 3 है, 3/2 P2V2, ये देखो ये P2V2 है बेटा। यहां पर प्रेशर 500 इंटू 10 की पावर 3, और वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 इंटू 10 की पावर -6, माइनस P1 कितना है 200 इंटू 10 की पावर 3, और V1 कितना है 250 इंटू 10 की पावर -6। देखना जरा, देखो क्या आता है, सॉल्व कर दो भैया एक बार। 3 4 5 और ये 6, बोलो क्या आया डेल्टा U 3/2, और ये आएगा यार, देखना कैलकुलेशन गलत नहीं हो जाए यार, ये हट गया, 1 2 3 4 5 6, 50 आएगा ये तो, माइनस ये देखो 3 4 5 और ये 6, और भाई साहब ये भी 50 ही आ रहा है, यहां से तो 0 आ रहा है,
तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नहीं रॉकी भैया, बी ऑप्शन सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही है। नन ऑफ दीज इज द आंसर, नन ऑफ दीज इज द आंसर। करो यार फटाफट सॉल्व करो, बेसिक बेसिक सवाल है ये तो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। चलो आओ अगले पे आ जाओ। हाँ ये बता दो सब लोग, ये तो सभी लोग कर सकते हैं यार, ये सभी लोग कर सकते हैं। बढ़िया शानदार सवाल। अरे शानदार तो क्या मतलब, बेसिक सही सवाल है तो। बताओ क्या होगा यार इसका आंसर, इसका आंसर बता दो। क्या बोल रहा है यार? इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ हॉलो सिलेंडर आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। देयर वैल्यूज आर, वैल्यूज दे रखी है भैया। थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर इज, मान लो बेटा ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, ऐसे ऐसे, ये देखो ये रेडियस R1 है, ये R2 है। तो थिकनेस क्या होगी बेटा? थिकनेस T R2 माइनस R1 होगी, थिकनेस होगी R2 माइनस R1। तो एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल माइनस कर दो यार, इसमें क्या है? 4.23 में से 3.87 माइनस कर दो। करो 13 और 7 6, 11 और 8 3, तो भाई साहब ये तो 0.36 आ गया मेरा तो। और माइनस करते हैं बेटा, एरर हमेशा जुड़ती है, तो 0.02 भाई साहब फर्स्ट ऑप्शन आएगा मेरा तो, फर्स्ट आएगा। अरे सो मत यार, बढ़िया बढ़िया सवाल है सारे। अरे नहीं यार, नन ऑफ दीज होता है तो एक बार हो सकता है नन ऑफ दीज आंसर आ जाए, उसमें क्या बात है। हाँ बिल्कुल इसका ये ऑप्शन सही होगा यार। भाई साहब कुछ बच्चे एकदम बिल्कुल खाना वाना खा के मस्त हो गए, 4-5 पराठे पेल लिए, दूध दही पी लिया है, अब सोने का वक्त हो गया उनका तो बस, कि भाई साहब कूलर एसी चलाओ और सो जाओ। अरे 10 एक दिन बचे हैं यार, पूरे साल की मेहनत है, 10 एक दिन के अंदर पूरी की पूरी अपने को मुट्ठी में करनी है यार। तो फटाफट आंसर दो इसके, निकालो यार, एकदम बिल्कुल ऐसे सॉल्व करो कि नीट का पेपर सॉल्व कर रहे हो आप लोग। आंसर आने चाहिए यार आप लोगों के। चलिए आइए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखो भाई साहब, इसको बिना पेन को हाथ लगाए आंसर दिया जा सकता है। इसका एक रिजल्ट है, मैंने आपको लिखवाया भी है, जिन्होंने लाइव क्लासेस ली थी उनको तो लिखवाया हुआ रिजल्ट है ये। मतलब बता सकते हो बिना पेन को हाथ लगाए, इतना आसान सवाल है ये तो। सर 10 दिन 10 साल के लग रहे हैं। अरे बेटा जिसने ये 10 साल फतेह कर लिए ना, वो आने वाले 25-30 साल ऐश करेगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो 10 दिन ऐसे मेहनत कर दो कि यार बस पूरे साल की जो कसर है वो पूरी की पूरी हो जाए। चलिए आइए, हाँ इसका आंसर बताओ यार, इसका आंसर क्या होगा? इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, देखो क्या कह रहा है। स्मॉल बॉडी ऑफ मास m slides without friction, release from the top of a hemisphere of radius capital R. At what height below the top the body will be detached from the surface of sphere? क्या बोल रहा है यार, ये एक स्पेयर दे रखा है आपको, बोल रहा है किसी बॉडी को छोड़ा है यहां से। आप एक रिजल्ट याद करो बच्चों, मैंने आपको लिखवाया था कि अगर ये थीटा होता है, ये इसको अगर छोड़ देना यहां से रेस्ट पे, तो ये किस थीटा पर नॉर्मल जीरो होता है बेटा? किस थीटा पर नॉर्मल जीरो होता है? ये जो कॉस थीटा होता है बेटा, ये कॉस थीटा, ये होता है 2/3। अब ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये रिजल्ट की तरह याद रखना है आपको। ये कॉस थीटा की वैल्यू जब 2/3 हो जाती है ना यार, तब ये डिटैच कर जाता है इससे। अब देखो यार, ये आर है, तो ये वाली जो दूरी है ये आर कॉस थीटा हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू 2/3, तो ये 2r/3 है। ये वाली दूरी 2r/3 है, तो ये वाली दूरी कितनी हुई भैया? r/3 हुई।
कितनी हुई भाई साहब? r/3। कुछ लोगों ने देखते ही ऑप्शन कर दिया 2r/3 और भाई साहब उनके हो गए -1। 2r/3 आंसर नहीं है इसका, r/3 ये वाला पूछा है ना यार। ये r है, ये r cos थीटा है। cos थीटा की वैल्यू 2/3 होती है। तब ये क्या कर देता है? ठीक है, चले बहुत बढ़िया। तो सेकंड ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट होगा। क्या हिंदी उंडी क्या कह रहे हैं? कोई ऐश नहीं होती है, MBBS इज वेरी मच कॉम्पिटिटिव, माई सेल्फ इन 3rd ईयर MBBS। अरे बेटा कंपटीशन तो हर जगह होता ही है, उसमें क्या है। जो भी प्रोफेशन में आप जाते हो हर जगह कंपटीशन होता है ना। लेकिन जितना बढ़िया आप परफॉर्म करोगे उतना बढ़िया आपका अप्रेजल होगा, उतनी बढ़िया आपकी लाइफ होगी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आइए। हाँ, ये एक और सवाल देखो भैया, क्या कह रहा है यार। बोल रहा है बेटा, रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विथ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी। विथ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी अल्फा माइनस बीटा टी, where t is time and alpha beta are constants, the angle through which it rotates before it stops। कितना रोटेट करेगा यार? कितना रोटेट करेगा रुकने से पहले? अरे अब फालतू की बातें छोड़ दो यार, आंसर वांसर बता दो इसके। भाई साहब कुछ लोग तो बस चैट करने आते हैं यार यहाँ पे, कि बस कोई लड़की बोल दे हेलो हाय तो बस नींद बढ़िया आ जाए आज। बढ़िया सा सवाल है, बताओ आंसर क्या होगा यार इसका। क्या बोल रहा है? एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स बिफोर इट स्टॉप्स। देखो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है यार, अल्फा माइनस बीटा टी, है ना। तो पहले तो ये देखो कि कब रुकेगा, किस समय पर रुकेगा ये। तो इसको 0 कर दो, 0 बराबर अल्फा माइनस बीटा टी। तो अल्फा बराबर बीटा टी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा बाय बीटा हो जाएगी। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा बाय बीटा। इतने समय बाद ये रुक जाएगा यार, इतने समय बाद ये रुक जाएगा। तो बोल रहा है रुकने से पहले कितना घूमेगा, रुकने से पहले कितना घूमेगा, ये तो निकालना है आपको। ये ओमेगा है ना, तो आप चाहो तो ओमेगा को ऐसे लिख लो यार, डी थीटा बाई डी टी, ऐसे लिख दो। ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी इंटीग्रेट कर दो भैया। टी बराबर 0 पर थीटा 0 है, और कितने समय पे रुक जाएगा ये? अल्फा बाय बीटा। तो इतने समय में कितना थीटा डिस्क्राइब किया इसने, तो बस सॉल्व कर लो। थीटा बराबर ये आ जाएगा अल्फा इंटू टी माइनस बीटा टी स्क्वायर बाई 2। अब सॉल्व कर दो। अल्फा टी की वैल्यू क्या है? अल्फा बाय बीटा माइनस बीटा बाय 2 और टी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा। सॉल्व करने पे अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा इज द आंसर। पहला ऑप्शन सही होगा, अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा इज द आंसर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अमन मिश्रा का सही है, लेकिन अमन मिश्रा ने 4-5 बार आंसर दे दिया यार। हाँ भाई, तो पहला ऑप्शन सही है यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आइए अगले पे आइए। अगला देखो यार, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है यार। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइट ट्यूब शोन इन द फिगर इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है यार इसका? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मास ऑफ 12 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द मासलेस पिस्टन। Difference in the heights h in the level of the water in two tubes will be। ये डिफरेंस कितना होगा यार हाइट का, ये बताना है आपको। ये डिफरेंस कितना होगा? देखो ये डिफरेंस जो है ना बेटा, डिफरेंस जो होगा प्रेशर में, वो किसके बराबर होगा? एच रो जी के बराबर होगा। या
यहां पर आपने बेटा कितना एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया है, यहां पर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया है यार, mg बाय ए, mg मतलब 12g बाय ए की मतलब ए मतलब 800 इंटू 10 की पावर -4। अच्छे से देखो, यहां पर बेटा जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया है आपने, उसके कारण ही यहां पर लेवल एस से बढ़ा है। तो यहां एक्स्ट्रा प्रेशर कितना क्रिएट किया है बेटा, mg बाय ए, mg बाय ए, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर एच हाइट के लिए एच रो जी। बस सॉल्व कर लो। लो भैया, ये जी से जी गया। क्या पूछा है आपसे, एच पूछा है ना, निकाल दो एच की वैल्यू। रो की वैल्यू 10 की पावर 3 और ये 12 और ये 8 इंटू 10 की पावर -2। लो भैया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कर दो सॉल्व। एच की वैल्यू कितनी आएगी देखना जरा, ये आएगा यार मेरे हिसाब से 3/2 इंटू 10 की पावर 1 एक्स्ट्रा प्रेशर एच रो जी, और यहां कर दिया mg बाय ए की वैल्यू कितनी हो गई यार, 800 दे रहेगा ना, 800 इंटू 10 की पावर -4 सही किया अपन ने। तो क्या आएगा भैया, h रो की वैल्यू 10 की पावर 3, ये 12 और ये हो गया 8 इंटू 10 की पावर -2। तो भैया सॉल्व करने पे h की वैल्यू 12/8 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी भैया, 1। ठीक है, लेकिन ये जो आंसर आएगा बेटा ये मीटर में आएगा, अपने को सेंटीमीटर में दे रखे हैं। ये आंसर मीटर में, h की वैल्यू 12/80 मीटर, तो सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120/8, 120/8 मतलब 15 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, तीसरा सही होगा। देखना जरा ध्यान से, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा यार, 15 सेंटीमीटर इज करेक्ट। 15 सेंटीमीटर आंसर होगा। भाई साहब कुछ लोग अभी भी बी पे अटके हुए हैं। आ जाओ भाई, अगले सवाल पे आओ। हाँ भाई, ये बताओ, मतलब यार 11वीं के पूरे सवाल हैं और हर टॉपिक कवर अप कर रहा हूं मैं कि हर चैप्टर के बढ़िया बढ़िया 2-3 सवाल करें अपन। और कुछ लोग आराम कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, नीट तो हर साल होता रहेगा। भाई साहब आंसर आने चाहिए इनके, बहुत बेसिक से सवाल हैं। अगर इन सवालों में बेटा दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं आपके साथ में, और सुधारनी पड़ेगी आपको। 8-10 दिन का वक्त है अभी भी। तो देखो एक बार सब लोग अच्छे से। हाँ, अगला सवाल बताओ मुझे, अगला सवाल बताओ। देखो क्या कह रहा है यार, हैवी रोप इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, अ ट्रांसवर्स वेव पल्स इज सेट अप एट द लोअर एंड, देन। क्या बोल रहे हैं, हैवी रोप है यार, भाई साहब हैवी रोप है, ऐसे ये सस्पेंड कर रखी है, ऐसे यहां पे एक पल्स जनरेट किया अपन ने, ऐसे अपन ने पल्स जनरेट किया, ऊपर की तरफ जा रही है पल्स। तो बोल रहा है पल्स कैसे जाएगी बेटा ऊपर की तरफ, यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी, इंक्रीजिंग स्पीड से जाएगी, डिक्रीजिंग स्पीड से जाएगी। पल्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द रोप। देखो पहली तो आप थोड़ा सा भी दिमाग है ना बेटा तो आराम से होएगा ये सवाल। देखो वेलोसिटी क्या होती है, √T/μ होती है, √T/μ होती है। और जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, ध्यान से सुनो, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं भी करनी तो भी आंसर दे सकते हो। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी, वैसे वैसे टेंशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो टेंशन बढ़ेगी तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला तो गलत हो गया, डिक्रीजिंग स्पीड वाला भी गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है, पल्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द रोप। तो ऑप्शन से करोगे तो भी सेकंड आ जाएगा आपका, ऑप्शन से करोगे भाई साहब तो भी सेकंड आ जाएगा। पल्स विल ट्रेवल विथ इंक्रीजिंग स्पीड, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे
वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी, ऊपर जाने पर टेंशन बढ़ेगी तो वी भी बढ़ेगा, इंक्रीजिंग स्पीड। इनफैक्ट मैं आपको एक रिजल्ट भी बताता हूं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वी बढ़ता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पल्स जो होता है बेटा, ये याद रख लेना आप, एक्सेलरेशन ऑफ पल्स होता है g/2। एक्सेलरेशन ऑफ पल्स क्या होता है बेटा, g/2 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो पल्स विल ट्रेवल विथ इंक्रीजिंग स्पीड, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। मतलब थोड़ी सी अक्कल लगाओगे ना तो हो जाएगा सवाल यार, कोई खास बात नहीं है। हाँ तो वो तो पता तो होना चाहिए ना आपको, एक्सेलरेशन g/2 होता है तभी तो इंक्रीज होगी। चलो आओ अगले सवाल पे आओ, इसका बताओ बेसिक सा सवाल। अगला सवाल देखो यार, क्या बोल रहे हैं भैया, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स of the resultant of two vectors a vector and b vector is 3:1। तो a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, a प्लस बी। मिनिमम क्या होता है, a माइनस बी। इसका रेशियो दे रखा है बेटा 3:1। तो बोल रहा है a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बस ये सिंपल है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b। तो लाओ इधर, 4b बराबर 2a। तो भाई साहब a की वैल्यू 2b के बराबर आ रही है मेरी, तो a की वैल्यू 2b के बराबर। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड करेक्ट होगा। बोलो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगले पे आइए, अगला सवाल देखिए यार जरा, क्या बोल रहे हैं यार। अगला सवाल देखो दिन अच्छे से, बोल रहा बेटा स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। स्टोन है कोई, टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं इसे। एट एन इंस्टेंट द स्टोन इज एट द लोएस्ट पोजीशन एंड हैज अ स्पीड u। किसी समय पर स्टोन लोएस्ट पोजीशन पर है और इसकी स्पीड कितनी है, u के बराबर है। तो बोल रहा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल विल बी। बोला बेटा किसी समय पर ये स्ट्रिंग क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है ऐसे। इस समय पर स्पीड क्या होगी इसकी, इस समय पर इसकी स्पीड क्या होगी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। बस कुछ नहीं करना, क्या करना है, एनर्जी कंजर्व कर दो यार। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, ये एल हाइट पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgl हो जाएगी। तो आप यहां क्या लिख सकते हो बेटा, u इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस के फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, यहां पर एल हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgl और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। लो भैया m कैंसिल, सॉल्व करने पे v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 2gl, तो v की वैल्यू रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं बी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यार इसका। देखो जरा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgl, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, इसमें पूछा गया है चेंज इन वेलोसिटी पूछा है ना, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपने को निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। फाइनल वेलोसिटी तो ये हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू।
चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे जरा देखना। ये v है, ये u है, ध्यान से सुनो। फाइनल वेलोसिटी ऐसे है, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, तो चेंज क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है भाई साहब, चेंज इन वेलोसिटी होगा √v² प्लस u²। चेंज इन वेलोसिटी √v² प्लस u² कर दो। v² की वैल्यू भाई साहब u² माइनस 2gl प्लस u², तो भाई साहब सॉल्व करने पे √2u² माइनस gl, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं बी नहीं होगा। बी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अरे यहां यू है या वी है, तो चेंज इन वेलोसिटी √v² प्लस u² वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा भैया? वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, √v² प्लस u²। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। बढ़िया, शानदार, बेहतरीन सवाल। आइए अगले पे, अगला देखिए। अरे वेक्टर तो देखना है ना यार। अगला सवाल देखो यार, अगला सवाल देखिए। बोल रहा है बेटा सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। It is melted into a disk of radius r and thickness t. If its moment of inertia about the tangential axis, which is perpendicular to the plane of the disk, is also equal to I, then the value of r is equal to. क्या बोल रहा है यार कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और उसको आपने बेटा डिस्क के अंदर मेल्ट कर दिया है, और बोल रहा है कि सॉलिड स्फीयर का उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है यार? आई है। और मेल्ट करने पे बेटा जो डिस्क बनती है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सिस इज टेंजेंशियल, वो भी आई होता है। तो बोल रहा है कि ये आर की वैल्यू क्या होगी डिस्क की? तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या लिखोगे यार? 2/5 mr² लिखोगे। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² लिखोगे। और डिस्क के लिए क्या लिख दोगे यार बोलो? इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का आप लिखोगे mr²/2, मास तो सेम ही होगा यार। डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 प्लस mr²। आर छोटा वाला लिखेंगे ना भैया, बोलो आर छोटा वाला आएगा, क्या लिखोगे? मास तो सेम ही होगा, तो mr²/2 डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो mr², तो 2/5 कैपिटल mr² बराबर 3/2 mr²। लो भैया सॉल्व करो, तो स्मॉल आर सॉल्व करने पे भाई साहब आएगा ये √4/15 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा यार 2/√15 बिल्कुल, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलो यार, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 2/√15। आओ अगले पे आओ। ये देखो एक और बढ़िया सवाल, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है अब, और बहुत बेसिक से सवाल है यार, ये होने चाहिए आप लोगों से। देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है बेटा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास m of water at a temperature theta is poured onto a large mass capital M of ice which is at its melting point. ये आइस है बेटा, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्टिंग पॉइंट पर है। बोल रहा है सी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर
and L the latent heat of fusion of ice. Then the mass of ice melted is given by, ऊपर से पानी डाल रहे हैं बेटा, गरम गरम पानी, ठीक है, और कितना पानी डाला है बेटा, m पानी डाला है, और स्पेसिफिक हीट पानी की c है, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है, c, तो और पानी का टेम्परेचर कितना है, थीटा है यार, तो सोचो अगर पानी का टेम्परेचर बेटा थीटा से 0 हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर अगर थीटा से 0 हो जाएगा तो उस सिचुएशन में पानी कितनी हीट देगा बेटा, ms डेल्टा टी होता है ना, हीट गिवन बराबर हीट टेकन, हीट गिवन बराबर हीट टेकन, हीट गिवन क्या होगी भैया, हीट गिवन क्या होगी, एम सी थीटा ms डेल्टा टी, और हीट टेकन, हीट कौन लेगा बेटा, आइस लेगी, और लेटेंट हीट इसकी L दे रखी है, तो अगर m1 मास ऑफ द आइस मेल्ट हो गया तो जो हीट गिवन है वो m1 इंटू L के बराबर होगी, तो बस अब क्या m1 ही तो निकालना है, तो m1 की वैल्यू कितनी होगी, एम सी थीटा स्मॉल m, याद रखना स्मॉल एम सी थीटा बाय L, इसका स्मॉल m दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। यंग मेडी को क्या कह रहे हैं सर, 12th का करा दिया क्या, बेटा 12th का भी नहीं कराया है, एक दो सेशन बाद अपन 12th का भी पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे विद क्वेश्चंस, मतलब उसमें केवल 12वीं कक्षा के ही क्वेश्चंस होंगे। अशोक कह रहे हैं सर योर हार्ड वर्क टुवर्ड्स अस इज वेरी गुड, बिल्कुल बेटा, लेकिन ये हार्ड वर्क जो है इसका प्राइस तो आप लोगों को देना है ना हमें करके यार, सिलेक्शन लेके आना है नीट के अंदर, ठीक है, तो हम अपना पूरा दे रहे हैं आपको, आप लोगों को भी पूरी शिद्दत से लग जाना है बस तैयारी में यार। अब तो बेटा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सही दिया था। आओ अगले पे आओ, हाँ ये बताओ, इसका बताओ क्या आंसर होगा, बोलो यार, बोल रहे बेटा सर्टेन ऑर्गन पाइप के लिए 3 सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, 425, 595 एंड 765 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ द साउंड कितनी है, 340 है, तो लेंथ ऑफ द पाइप क्या होगी यार, लेंथ ऑफ द पाइप क्या होगी ये बतानी है आपको। लेंथ ऑफ द पाइप क्या होगी, किसी पाइप के लिए 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी है यार, तो 3 सक्सेसिव कैसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, NV/4L जो है वो 425 है, और कुछ नहीं बोला है तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ही इसे कंसिडर कर लेंगे। अगली कौन सी होगी यार, N+2 इंटू V/4L, ये 595 दे रखी है आपको। बेसिकली बच्चों आपको L की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि यहां पर केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो N की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 3 होगा, ठीक है। N की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं बेटा, 1, 3, 5, 7, ठीक है। हाँ तो अब सॉल्व वॉल्व करो, इसको डिवाइड कर दो यार, देखो क्या आता है डिवाइड करने पे, n/n+2 425/595, ठीक है। तो n की वैल्यू निकाल लो यार किसी तरह से, ठीक है ना, n की वैल्यू निकाल लो, और n की वैल्यू यहां रख दोगे तो आपको l पता लग जाएगा, क्योंकि v तो आपको दे रखा है सवाल में। तो देखो सॉल्व करते हैं, 595n बराबर 425n प्लस 850, इधर लेके आओ इसको, क्या आता है ये देखना, सॉल्व करना है यार, क्या आता है, 595 माइनस 425 0 7
तो 170 बराबर 850। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17, 5 जा 85, n की वैल्यू 5 आ गई यार, n की वैल्यू 5 यहां रख दो यार। तो 5, v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 340 अपॉन 4 इंटू एल बराबर 425। अब सॉल्व कर लो। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। तो क्या आ जाएगी एल की वैल्यू? 340 अपॉन 4 इंटू 85। अरे 1 ही आ गई है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बोलो यार। बढ़िया सवाल, थोड़ा सा बढ़िया सवाल, लेकिन नीट में पहले पूछे गए बच्चों इस तरह के सवाल। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा यार आपका, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले पे आइए। ये देखो बहुत आसान सा सवाल है यार, ये गलत मत कर देना भाई साहब, कोई लोग ये गलत मत कर देना भाई साहब। बताओ क्या आंसर होगा यार। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, बोल रहा है ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, देन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर। पी और क्यू की वैल्यूज क्या होंगी? अरे तूने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा यार, 1 आएगा आंसर। देखो पी और एक चीज याद रखना बेटा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल में होते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो सेम होता है। तो यहां पर देखो आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर आई कैप का 5 है, तो 2/5 जो होता है, यहां जे कैप का कितना है? P, और यहां जे कैप का कितना है? 7। तो कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है, और ये कितना है? Q, और ये कितना है? 3। तो सॉल्व करो, यहां से P की वैल्यू कितनी आती है? 14/5 आएगी, और Q की वैल्यू सॉल्व करने पे 6/5 आएगी। तो 14/5 और 6/5 फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है यार। ये किस में आ रहा है भैया? फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, 16th का फर्स्ट। अरे क्या कर रहे हो यार, इसका आंसर आना चाहिए था आप लोगों को। भाई साहब कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। बेटा बिल्कुल बेसिक सा सवाल था यार ये तो। अरे बी नहीं है यार, फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आओ अगले पे आओ। और जिनके हाथ में कॉपी पेन नहीं है बेटा, वो हाथ में कॉपी पेन ले लो, सवाल को देखते ही सॉल्व करो यार। केवल देखने ही थोड़ी आप लोगों को सवाल, साथ में बेटा ट्राई भी तो करने, क्योंकि ऐसे थोड़ी सवाल है कि बायो वाले की देखते ही आप कर दोगे। ठीक है ना, कॉपी पेन रखो हाथ में, सॉल्व वॉल्व करो उनको। चलो आओ अगले सवाल पे आओ, अगले सवाल पे आओ। क्या बोल रहा है यार? अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। पावर सप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम वेरीज विद टाइम एज P बराबर 3t²/2 वॉट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 0 इज v बराबर 0। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड विल बी। t बराबर 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी यार इसकी? कैसे करोगे बताओ? पावर दे रखी है तो देखो अपन क्या जानते हैं बेटा, वर्क डन। वर्क डन होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ p dt, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, पावर बराबर dw/dt। तो वर्क डन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ p dt, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो P क्या दे रखा है? P की वैल्यू 3t²/2 dt। लिमिट क्या लगाओगे? 0 से t। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², तो आ जाएगा 3/2 और t² का t³/3 मतलब 2³/3 बराबर v²। लो भैया 3 से 3 गया,
ये आ गया 4, 4 बराबर v स्क्वायर। सॉल्व करने पे बेटा v की वैल्यू 2, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड करेक्ट आ जाएगा, थर्ड करेक्ट आ जाएगा। बोलो यार, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल। चलिए आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल बता दो। हाँ भाई, अगला सवाल आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करेगा। थ्योरेटिकल सवाल है बेटा। क्या बोल रहा है? सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर इक्वेटोरियल ऑर्बिट ऑफ रेडियस 7000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ, अराउंड दी अर्थ। बोल रहा है इफ इट इज ट्रांसफर्ड टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डबल द रेडियस देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी। सिंपल है यार, इसमें क्या है? अगर इसकी रेडियस बढ़ा दी जाए बेटा, चलो डायग्राम तो दे ही रखा है यार। बोल रहा है अगर इसकी रेडियस बढ़ा दी जाए बेटा, r से 2r कर दी जाए, तो एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो ध्यान से सुनो यार। एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है यार? बोलो। mvr होता है क्या? बोलो सही है नहीं है? और v की वैल्यू ऑर्बिटल स्पीड √gm/r होती है इनटू r। तो L की वैल्यू बेटा क्या होगी? m √gmr। L की वैल्यू m इंटू √gmr, तो L प्रोपोर्शनल √r हो गया। तो R बढ़ेगा बेटा तो L भी बढ़ेगा, R बढ़ेगा L भी बढ़ेगा, तो इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो यार, जैसे हाइड्रोजन का जो मॉडल दिया था अपने बोर्ड ने, उसने ये कहा था यार L बराबर NH/2π होता है। एंगुलर मोमेंटम यही तो कहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो NH/2π होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे n बढ़ेगा ना, तो n बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा। और जो चीज वहां होती है ना बेटा, हाइड्रोजन के मॉडल में जो चीज होती है, वही चीज सैटेलाइट मोशन के अंदर भी होती है। ठीक है ना? तो ए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। आसान सा सवाल, कोई खास बात नहीं है। चलिए आइए अगले पे आइए। अगला देखो यार। हाँ ये बता दो, ये बता दो इसका क्या होगा? क्या बोल रहा है यार? आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू अ प्रोसेस सच दैट dq बराबर 3du। dq किसके बराबर है बेटा? 3du के बराबर है। तो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस इज, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस इज सिंपल, dq बराबर 3du। dq की वैल्यू क्या लिख सकते हो? nc/dt। ये क्या लिखोगे? n cv, cv मतलब मोनोएटॉमिक गैस है, तो fr/2 इंटू dt। लो भैया dt dt कैंसिल, n से n कैंसिल, तो c की वैल्यू 9r/2 मतलब 4.5r। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलो यार। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यार। सिंपल सा सवाल, dq बराबर 3du। हाँ बिल्कुल 4.5r इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। आइए अगले पे आइए। ये देखना जरा, अगला सवाल देखो यार। देखो सोनोमीटर का सवाल आ गया। बोल रहा है बेटा सोनोमीटर वायर resonates with a given tuning fork forming standing waves with 5 antinodes between the two bridges। 5 antinodes बनाता है when a mass of 9 किलोग्राम is suspended from the wire। मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन दे रखी है, 5 एंटीनोड्स, मतलब ऐसे देखो 1 2 3 4 5, 5 एंटीनोड बन गए भैया। ऐसी स्टैंडिंग वेव्स बनाता है ये।
ऐसी स्टैंडिंग वेव्स ये बनाता है। बन गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। बोला व्हेन अ मास ऑफ 9 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, तो ये वाली जो दूरी होगी बेटा ये 5 लैम्डा बाई 2 होगी। देखो ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो एल की वैल्यू 5 लैम्डा बाई 2 होगी, है ना। अब ये बोल रहा है व्हेन दिस मास इज रिप्लेस्ड बाय अ मास कैपिटल एम, द वायर रेजोनेट्स विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क फॉर्मिंग 3 एंटीनोड्स फॉर द सेम पोजिशन ऑफ ब्रिजेस। ठीक है, तो पहले तो 5 लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं बेटा अपन, फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं v बाय लैम्डा। तो यहां पर लैम्डा, पहले वाले केस में लैम्डा की वैल्यू 12 बाय 5, लो भैया 12 बाय 5, और v की वैल्यू होती है रूट टी बाय म्यू, तो क्या आएगा ये 5 बाय 12 और v की वैल्यू रूट टी बाय म्यू, और t की वैल्यू क्या लिख दोगे यार बोलो, t की वैल्यू क्या लिख दोगे, 9 किलोग्राम है तो mg 9g। और क्या बोल रहा है, अगर मास को बेटा m कर दिया जाए तो वायर रेजोनेट्स विद सेम ट्यूनिंग फॉर फॉर्मिंग 3 एंटीनोड्स। तो अगर 3 एंटीनोड बनाएगा तो l की वैल्यू बेटा 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, तो फिर लैम्डा होगा 12 बाय 3 के बराबर। तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, v बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 12 बाय 3, तो 3 बाय 12, v की वैल्यू रूट टी बाय म्यू, mg बाय म्यू। अब बोल रहा है ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों को भैया बराबर कर दो, तो इसको इसके बराबर कर दो, तो इसको बराबर कर दो किसके, 5 बाय 12 रूट 9g बाय म्यू। लो भैया 12 12 कैंसिल, जी कैंसिल, म्यू म्यू कैंसिल, स्क्वायर कर दो, 9 इंटू एम बराबर 5 नहीं 25 इंटू 9। लो भैया m की वैल्यू 25 किलोग्राम, m की वैल्यू 25 किलोग्राम। थोड़ा सा बढ़िया सवाल, थोड़ा सा बढ़िया सवाल, 25 किलोग्राम इज द आंसर। भाई साहब कुछ लोगों को नींद आ गई कि सर ऐसे भी सवाल होते हैं क्या, अरे भाई साहब होते हैं ऐसे सवाल, एक दो सवाल ऐसे आते हैं नीट के अंदर। तो 25 किलोग्राम आंसर है इसका यार, देखो जरा अच्छे से, 25 किलोग्राम इज द आंसर। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। लो एक छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल, बता दो क्या आंसर होगा यार। क्या बोल रहे हैं यार, व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। कितना चलती है बेटा, हाफ अ रिवॉल्यूशन चलती है, हाफ अ रिवॉल्यूशन चलती है, बहुत बढ़िया। लो भाई हाफ अ रिवॉल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज। इनिशियली बेटा जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आधे चक्कर के बाद सोचो ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा यार d। ये वाली दूरी क्या होगी 2r होगी, और ये वाली दूरी क्या होगी पाई r होगी, पाई r, ये वाली दूरी पाई r होगी। तो d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू है, d की वैल्यू रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई r का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू यार ये हो जाएगी r रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, और r की वैल्यू बेटा 1 दे रखी है आपको, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
ठीक है ना। आओ अगले पे आओ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपको। इसका बता दो यार, ये तो बहुत आसान सा सवाल है यार, 8वीं क्लास का सवाल है। तो भाई साहब 8वीं क्लास का सवाल। When a bus suddenly takes a turn, passengers are thrown outwards because of inertia of motion. Basically inertia of direction होता है ये, inertia of direction. Second option is correct. हाँ ये बताओ, ये बता दो क्या आंसर होगा इसका, बोलो यार, इसका बता दो क्या बोल रहा है बेटा। टू मेटेलिक स्पेयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल M आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ L। लो भैया, दो मेटेलिक स्पेयर हैं, दो मेटेलिक स्पेयर हैं, ऐसे सस्पेंड किए गए हैं। डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड्स ऑफ स्ट्रिंग इज L, ये वाली दूरी L दे रखी है। Angle which the string will make with the vertical due to mutual attraction of pairs is। स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी बेटा, ये सवाल पूछा है आपसे। म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण भाई साहब दोनों स्पेयर्स में प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये वाला एंगल पूछ लिया आपसे बेटा, थीटा कितना होगा। कैसे निकालोगे बोलो। ये टी होगा, ये भी थीटा होगा, तो इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा। भाई साहब इधर अट्रैक्शन लगेगा एफ और नीचे क्या लगेगा एम जी। तो बोलो क्या कहोगे आप लोग, टी साइन थीटा बराबर एफ। एफ लगभग किसके बराबर हो जाएगा, वही जी एम स्क्वायर, ईच ऑफ मास एम, तो जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। और ये टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा यार, एम जी के। वैसे ये दूरी एल से थोड़ी कम ही होगी, लेकिन वो दूरी नहीं दे रखी इसलिए नियरली एल मान लेते हैं हम इसको। तो डिवाइड करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू बेटा जी कैपिटल एम, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, अपॉन जी एल स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू जी एम अपॉन जी एल स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स जी एम अपॉन जी एल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यार, थर्ड, हाँ बिल्कुल, सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टेन इनवर्स जी एम अपॉन जी एल स्क्वायर, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट। आओ अगले पे आओ, ये बताना जरा, क्या बोल रहा है बेटा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट टेम्परेचर टी नॉट एक्सपेंड स्लोली अकॉर्डिंग टू लॉ P बराबर KV, K इज अ कांस्टेंट। बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर इज 2 T नॉट, हीट सप्लाइड टू गैस इज, क्या होगी बेटा हीट सप्लाइड टू गैस। बोल रहा है बेटा स्लोली एक्सपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ P बराबर KV, फाइनल टेम्परेचर 2 T नॉट है, तो हीट सप्लाइड क्या होगी, हीट सप्लाइड क्या होगी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे यार बताओ। एक्सपेंड स्लोली, तो हीट सप्लाइड टू द गैस क्या होगी, तो हीट सप्लाइड टू द गैस क्या होती है बेटा, डेल्टा यू प्लस वर्क डन होती है। मोनोएटॉमिक गैस है यार, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 मोल है तो Fr/2 3R/2 इंटू टी नॉट, 3R/2 इंटू टी नॉट प्लस वर्क डन भी होगा कुछ,
एक्सपेंड हो रही है गैस तो वर्क डन भी होगा कुछ इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी करके। तो वैसे तो आप ऑप्शन से कर सकते हो यार, जो आंसर आएगा वो 3r T0/2 आर 3r T0/2 से ज्यादा ही आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर 3r T0/2 से ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा यार, कौन सा ऑप्शन होगा यार इसमें? फर्स्ट ऑप्शन 2r T0 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हो यार, वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी ऑप्शन से तो आ ही रहा है। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही आ जाएगा इससे। ठीक है, तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं इसको, बाकी आप निकाल सकते हो ये वर्क डन भी। सॉल्व करोगे तो r T0/2 आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि P बराबर केवी दे रखा है ना आपको, और फाइनल टेम्परेचर भी दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर भी दे रखा है। ठीक है, तो इस V को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे होता है ना, PV बराबर nRT, तो V को आप लिख सकते हो क्या, RT/P। V को क्या लिख सकते हो, मोल्स तो 1 है ना, तो V को लिख दो RT/P, है ना। तो P की वैल्यू तो रख दो KV, और ये DV की वैल्यू यहां से निकाल दो, तो सॉल्व वॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो यार, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है बेटा। ट्रेन इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ लार्ज सर्कुलर ट्रैक। इंजन ऑफ द ट्रेन एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। भाई साहब ट्रेन घूम रही है, ट्रेन घूम रही है, इंजन एफ फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट कर रहा है। तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द गार्ड एट द रियर एंड ऑफ द ट्रेन। फ्रीक्वेंसी हियर्ड, हाँ उससे भी कर सकते हैं अनन्या, स्लो प्रोसेस है। फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय गार्ड एट रियर एंड ऑफ द ट्रेन। गार्ड को कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी बेटा? इज लेस देन एफ, इज ग्रेटर देन एफ, इज इक्वल टू एफ, मे बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू एफ डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स लाइक स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। बताओ कैसे निकालेंगे? देखो बेटा इस बार यहां पर क्या है यार, देखो जो बेटा आपका सोर्स है और जो लिसनर है बेटा जो सोर्स है और लिसनर है वो दोनों की स्पीड सेम है। सोर्स और लिसनर दोनों की स्पीड क्या है यार, सेम है। इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं। अरे जितनी स्पीड इंजन की है बेटा उतनी तो रियर एंड की होगी। तो सोर्स और लिसनर दोनों की स्पीड सेम है। तो अगर दोनों की सेम होगी तो इज इक्वल टू एफ। सिंपल, सोचने वाली बात ही नहीं है यार इसमें, तो नो रिलेटिव मोशन बिल्कुल। आओ अगले पे आओ। हाँ भाई ये बताओ, इसका बता दो, इसका क्या आंसर होगा? क्या बोल रहा है बेटा? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration a, its velocity after n seconds is v। तो v बराबर क्या होगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो a इंटू एन, एक इक्वेशन तो ये हो गई। आगे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 3 सेकेंड्स इज। लास्ट 3 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा इसका? तो ऐसे लिख दो यार, इसमें क्या है, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए n-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब n सेकेंड में कितना चला और n-3 सेकेंड में कितना चला उसको माइनस कर दो यार। ठीक है ना, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए n-3 का होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लो यार, इसमें कौन सी खास बात है। देखो हाफ ए, सॉल्व करो, सॉल्व करो थोड़ा, मैं फटाफट करता हूं। देखो ये एन स्क्वायर और एक एन स्क्वायर आएगा वो कैंसिल हो जाएगा यार।
सॉल्व करने पे यहाँ पे आएगा -6n, तो वो आएगा 6n और ये -9 हो जाएगा यार। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने फटाफट कर दिया और आंसर आपको v के टर्म्स में दे रखा है, तो a की वैल्यू बेटा v/n लिख सकते हैं अपन। तो a की वैल्यू v/n रख दो, तो v/2n 6n - 9, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं सी नहीं होगा यार, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, पहला ऑप्शन सही होगा यार, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आओ अगले पे आओ। ये देखो यार, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो यार, क्या बोल रहा है यार। वन प्रोजेक्टाइल मूविंग विथ अ वेलोसिटी v in space gets burst into two parts of masses in the ratio 1:3। तो बोल रहा है स्मॉलर पार्ट बिकम स्टेशनरी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। बोल रहा है प्रोजेक्टाइल है बेटा, मास 4m मान लेते हैं इसका क्योंकि 1:3 है ना, तो एक m मास दूसरा 3m मास। ये तो रेस्ट पे आ गया बेटा, ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। ये v से मूव कर रहा है बेसिकली आपका, तो स्मॉलर पार्ट स्टेशनरी, तो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। तो मोमेंटम कंजर्व कर दो आप, तो 4mv इसका m इंटू 0 प्लस 3m इंटू v1, तो 4v/3 आ जाएगा यार, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। हाँ लॉलीपॉप वाला सवाल था यार ये तो, बिल्कुल मोमेंटम कंजर्व करो और आंसर ले आओ, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा भैया इसमें। बोलो सही है नहीं है, 4v/3 इज द आंसर। समझ आना चाहिए यार आप लोगों को। सही है, चलो बहुत बढ़िया। आओ अगले पे आ जाओ, अगला देखो जरा, ये देखो एक और सवाल, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा बढ़िया सवाल। क्या बोल रहा है बेटा, इफ ड्यू टू एयर ड्रैग ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट डिक्रीजेस फ्रॉम r to r minus delta r, delta r is less than capital R, then the expression for change in orbital velocity। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, सिंपल √gm/r होती है। तो अगर इसमें चेंज लिखना है तो ऐसे लिखेंगे यार, देख dv/v, मास में तो चेंज हुआ ही नहीं है, और ऑर्बिटल रेडियस अगर ये डिक्रीज हो रही है यार, ऑब्वियस बात है ये अगर डिक्रीज हो रही है तो v बढ़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू dr/r। तो तेरे को तो ये निकालना है, तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, 1/2 dr/r इंटू v, तो dv क्या आ जाएगा यार, dr/2r, और v की वैल्यू √gm/r, तो क्या हो जाएगा dv की वैल्यू Δr/2 और √gm/r³। फर्स्ट आ जाएगा यार, फर्स्ट आ जाएगा। देखो जरा अच्छे से भाई साहब, बढ़िया सवाल, सन्नाटा छा जाता है बढ़िया सवाल कराते ही, सब सन्नाटे में आ जाते हैं कि भाई साहब ऐसा भी सवाल है क्या। तो मुश्किल थोड़ी सवाल है यार, एरर का सवाल है ये, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए करेक्ट होगा यार, Δr/2 √gm/r³। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले पे, आओ अगले पे आ जाओ। हाँ भाई ये बता दो, ये बता दो, रिलेशन बिटवीन u, p एंड v फॉर एन आइडियल गैस, u बराबर 2 + 2 pv, देन गैस इज, तो भाई साहब गैस कौन सी होगी,
बोलो कैसे करोगे? पीवी की वैल्यू क्या लिख सकते हो? एनआरटी लिख सकते हो भैया। तो यू की वैल्यू 2+2, एनआरटी लिख दो। अब डिफरेंशिएट करो यार, इसको डिफरेंशिएट करो। du/dt ये 0, 2nr dt/dt। लो भैया, तो चेंज इन एनर्जी क्या आया? n2r इंटू dt, n2r इंटू dt। चेंज इन एनर्जी ये आ रहा है यार इसका। और चेंज इन एनर्जी होता है बेटा NCV/dt। तो ये CV हो गया यार एक तरह से। तो CV की वैल्यू 2r हो गई। CV की वैल्यू कितनी हो गई? 2r हो गई। तो CP कितना हो गया? CP बराबर CV प्लस R। तो CP हो गया कितना? 3R। CP हो गया 3R। तो गामा क्या हो गया? गामा हो गया CP/CV। तो 3R/2R मतलब 1.5। गामा 1.5। देखो मोनो एटॉमिक के लिए गामा क्या होता है यार? 1.67 होता है। और डायटॉमिक के लिए 1.4 होता है, 7/5। यहां पर गामा आपका 1.5 आ रहा है। तो ना तो ये मोनो एटॉमिक है ना डायटॉमिक है। और ट्राइटॉमिक होती नहीं है, ट्राइटॉमिक का 1.33 होता है। तो बेसिकली ये क्या है? मिक्सचर ऑफ मोनो एटॉमिक एंड डायटॉमिक। मिक्सचर ऑफ मोनो एटॉमिक एंड डायटॉमिक। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। बोलो यार, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये बात किस किस के दिमाग में बैठी? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अच्छे से देखो सभी लोग, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चौथा सही है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, ओरली जवाब दिया जा सकता है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोल रहा है बेटा? ट्रेवलिंग वेव इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। AI, AR and AT be the amplitude of incident wave, reflected wave and transmitted wave. II, IR and IT be the corresponding intensities. Then choose the correct alternative. देखो पहली बात, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो सारे ऑप्शन देखो, सभी ऑप्शंस में बेटा इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसमें डी ऑप्शन सही आ जाएगा यार आपका। डी ऑप्शन सही आ जाएगा। हाँ, ऑल ऑफ दिस सही आ जाएगा यार इसमें। ठीक है ना? तो समझ आना चाहिए बच्चों सवाल, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आइए अगले पे आइए। हाँ ये बताओ यार, ये तो बहुत ही नीट में पूछा हुआ सवाल है यार ये। और अगर आपने कोई बुक सॉल्व की होगी तो उसमें भी मिलेगा, बहुत कॉमन सवाल है ये। देखो क्या बोल रहा है यार, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX at a time t. The distance x of the particle from O is given as. How much will the particle travel before coming to rest? कितना चलेगा before coming to rest? तो पहले तो देखो रेस्ट पे आएगा कब? v बराबर dx/dt। तो क्या आएगा? 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो t बराबर 2 सेकंड पर रेस्ट पे आएगा भाई साहब। ये t बराबर 2 सेकंड पर रेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा 2 सेकंड पर इसकी पोजीशन क्या होगी जरा देखना। 2 सेकंड पे इसकी पोजीशन 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8। तो ये आएगी बेटा 40 प्लस 24 64 माइनस 8 56 आएगी। ये कितनी आएगी? 56 आएगी।
और t बराबर 0 पर इसकी पोजीशन क्या थी? t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी थी? 40 थी। तो चेंज कितना हुआ पोजीशन में यार? t बराबर 0 पर 40 थी और t बराबर 2 सेकंड पे 56 हो गई, तो चेंज हुआ 16 का। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यार, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छे से देखो, कोई खास बात नहीं है। 16 इज करेक्ट। ध्यान देना, यहां पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है यार कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आंसर 16 होगा यार आपका। अगर पोजीशन पूछता ना कि t बराबर 2 सेकंड पे क्या पोजीशन है, तो आंसर फिर 56 आ जाता अपना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आओ अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल बताइए यार। देखो क्या बोल रहा है यार ये ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस, अ मैन ऑफ मास कैपिटल एम स्टैंडिंग एट अ हाइट h अबव द फ्लोर। लो भैया, ये भाई साहब खड़े हैं हमारे, कितनी हाइट पे खड़े हैं? h हाइट पे खड़े हैं। ये बोल रहा है थ्रोज अ बॉल ऑफ मास m। भाई साहब ने m मास की बॉल थ्रो की है नीचे u स्पीड से। तो बोल रहा है बेटा व्हेन द बॉल रीचेस द फ्लोर, जब बॉल नीचे पहुंचेगी फ्लोर पर, तो डिस्टेंस ऑफ मैन अबाउ द फ्लोर विल बी, मैन की दूरी कितनी होगी यार, ये पूछा है आपसे। तो बॉल अगर नीचे जाएगी बेटा u से, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मैन ऊपर जाएगा v से। तो आप ये लिखोगे पहली तो m इंटू यू बराबर कैपिटल M इंटू वी। तो मैन ऊपर कितने से जाएगा बेटा? स्मॉल m u बाय कैपिटल M से। अब बॉल को नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा यार? h बाय यू लगेगा। अब इतने समय में मैन कितना ऊपर चल जाएगा यार? x। तो x की वैल्यू क्या होगी यार? h बाय यू इंटू वी। v मतलब एम यू बाय कैपिटल M। लो भाई साहब, ये u से u गया, तो कितना ऊपर चल जाएगा? m कैपिटल H अपॉन m। स्मॉल m इंटू h, स्मॉल m इंटू h अपॉन कैपिटल M, इतना ऊपर चल जाएगा। तो ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई इसकी? h प्लस ये हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, ऑप्शन ए आ जाएगा यार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छे से देखिए, कोई खास बात नहीं है, पहला ऑप्शन सही होगा। सही बात है ना, पहला सही होगा यार। चलिए आइए, आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल बता दो सभी लोग, ग्रेविटेशन पर क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, देखो क्या कह रहा है यार, सवाल पढ़ते हैं अच्छे से। बोलो, बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स nth पावर ऑफ डिस्टेंस की तरह वेरी कर रहा है, ऐसे कुछ k अपॉन r की पावर n। तो बोल रहा है बेटा टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R अराउंड द सन विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो बोल रहा है टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा यार? सिंपल है यार, ये जो फोर्स है बेटा, ये ही सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ये ही सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इसको m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर कर देंगे। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा यार? कुछ ऐसा हो जाएगा k अपॉन m r की पावर n प्लस 1। अब ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख देंगे यार? 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर बराबर k अपॉन m r की पावर n प्लस 1। तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? r की पावर n प्लस 1 के। तो t किसके प्रोपोर्शनल हो गया?
r की पावर n प्लस 1/2। पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। बोलो यार, आया नहीं आया आपको समझ में? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सारे सवाल बच्चों आपको समझ में आने चाहिए। बढ़िया बढ़िया सवाल अपन ने करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं फिर यार। ठीक है, अगली क्लास में बेटा मोस्ट प्रोबेबली अपन डिस्कशन करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बेटा कि 7, 10 और 15 को आपका एक मेजर टेस्ट होगा प्रेप ऑनलाइन की ऐप पर। तो ज़रूर से वो टेस्ट आप सभी को देना है। कल से वो टेस्ट आप सभी लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वो टेस्ट दीजिएगा, फिर उसका लाइव सॉल्यूशन होएगा बेटा यूट्यूब पर। ठीक है, चलो आज की कहानी बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।